नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ में हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन पर जम्मू कश्मीर में 7 दिनों का राजकीय शोक। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत राजनीतिक दलों ने दी श्रद्धांजलि। महबूबा मुफ्ती होंगी अगली मुख्यमंत्री। पठानकोट आतंकी हमले की साजिशकर्ताओं की हुई पहचान। विदेश मंत्रालय ने कहा अगली वार्ता पाकिस्तान की कार्रवाई पर निर्भर। नवाज शरीफ ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। जीएसटी पर सहमत के लिए कांग्रेस अध्यक्ष से मिले संसदीय कार्य मंत्री। जल्द बजट सत्र बुलाने के संकेत। कांग्रेस ने कहा सरकार का रवैया जिम्मेदार। भारी विरोध के बीच गजेंद्र चौहान ने संभाला एफटीआईआई के चेयरमैन का पद। पुलिस और छात्रों के बीच झड़प, 40 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। और 19 महीने के निचले स्तर पर शेयर बाजार। सेंसेक्स में 550 और निफ्टी में 173 अंक की गिरावट। चीन के शेयर बाजार भी धराशायी। और आइए देखते हैं पहली खबर। पठानकोट आतंकी हमले में शामिल आतंकियों के हैंडलर्स की पहचान हो गई है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक मौलाना मसूद अजहर ने पाकिस्तान से बैठकर इस हमले को अंजाम दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक आतंकियों के खिलाफ सौंपे गए सबूतों पर बुलाई और कार्रवाई तेज करने के निर्देश जारी किए। उधर विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि विदेश सचिव स्तर की बातचीत आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई पर निर्भर करेगा। भारत ने साफ कर दिया है कि भारत पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारना चाहता है, लेकिन आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि पठानकोट आतंकी हमले के मामले में पाकिस्तान को सभी सबूत सौंपे जा चुके हैं और अब विदेश सचिव स्तर वार्ता का होना इस पर निर्भर करता है कि पाकिस्तान इन सबूतों पर क्या कार्रवाई करता है। पठानकोट पर जो हमला हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, उससे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर एक बार फिर से फोकस हो गया है। इसलिए इस समय हम यही कहेंगे कि अब पहल पाकिस्तान को करनी है। पाकिस्तान को हमने एक्शनेबल इंटेलिजेंस प्रदान कर दी है इस आतंकी हमले के बारे में, और अब हमें देखना है कि पाकिस्तान उस एक्शनेबल इंटेलिजेंस के ऊपर क्या निर्णय लेता है, क्या एक्शन लेता है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान को कोई समय सीमा नहीं दी है, लेकिन ये कहा गया है कि पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि हमले के पीछे शामिल लोगों पर कार्रवाई हो। This is a matter for investigation by the Pakistani authorities on the basis of the evidence that we have provided them. Once they have investigated, then we will know exact identity of who is behind this. We are not derailing anything, we are not foreshadowing anything, we are not imposing any deadlines. That's what I said. Let us not put the cart before the horse. Let us deal with the immediate situation in front of us. इस बीच पठानकोट में 1 जनवरी को तड़के हुए आतंकी हमले की जांच जारी है। इस आतंकी हमले में शामिल सभी 6 आतंकी मारे गए थे। सुरक्षा एजेंसियों ने हमले में शामिल आतंकियों के तार पाकिस्तान से जुड़े होने के कई सबूत भी इकट्ठा किए हैं। भारत की तरफ से लाहौर में बने वातावरण को बचाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं और लगता यह है कि नवाज शरीफ भी अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं कि भारत की चिंताओं को वे दूर कर सकें। लेकिन देखना यह है कि पाकिस्तान में भारत विरोधी ताकतें उन्हें कितना करने देती हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन DK पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और इस पूरे घटनाक्रम पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार SD मुनी साहब। SD मुनी जी, स्वागत है आपका। और हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। पाकिस्तान में आज बैठकों का दौर चलता रहा। प्रधानमंत्री ने वहाँ पर कई अलग अलग, मैं कहूँ कि एक्सपर्ट्स के साथ, उनके जो हैं डिप्लोमेट्स, वो उनके साथ बैठक की है। क्या संकेत मिल रहे हैं? क्योंकि जब भारत में आज विदेश विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो उन्होंने संकेत दिए कि पाकिस्तान पहले कार्रवाई करे और उसके बाद तय होगा आगे की बातचीत करो। देखिए कविंद्र, जो हमें सूचना मिली है उसके मुताबिक वहाँ उसमें ISI के पदाधिकारी थे, उसमें सरताज जी जो उनके विदेश मामलों के सलाहकार हैं वो थे, और NSA जो उनके हैं वो थे। लेकिन जो सेनाध्यक्ष हैं राहिल शरीफ उसमें मौजूद नहीं थे। हालांकि सेना के कुछ अधिकारियों के मौजूदगी की खबरें हैं। तो एक तरह से कहें कि नवाज शरीफ जब श्रीलंका से उन्होंने प्रधानमंत्री को फ़ोन किया था तो एक तरह से लगा था कि एक संकेत ऐसा है कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि लाहौर में जो वातावरण बना था उस वातावरण को बनाया जाए और नवाज शरीफ आने
आने के बाद उसमें पहल करते हुए दिख रहे थे। आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से हम लोगों ने बार बार पूछा कि आप बताइए कि वार्ता होगी या नहीं होगी 15 जनवरी की बातचीत, जो विदेश सचिवों की बातचीत है। तो उस मामले में अभी तक विदेश मंत्रालय प्रवक्ता पूरी तरह कहने में सक्षम नहीं थे कि वार्ता होगी या नहीं होगी, क्योंकि उनके सामने जो मौजूदा जो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम में जो 4 महत्वपूर्ण नाम है, उसमें एक महत्वपूर्ण नाम है जैसे मोहम्मद के चीफ का। जैसे मोहम्मद के चीफ जो मौलाना मसूद अजहर थे, जिन्हें छुड़ाकर आतंकवादियों ने ले गया था, यहाँ से भारत से ले गए थे, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और इस तरह भारत ने एक ऐसी लंबी रेखा खींची है जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो यह बहुत ही समझने वाली, बहुत ही देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान कल उस पर क्या कार्रवाई करने की पहल लेता है। कविंद्र, शुक्रिया अखिलेश इस अपडेट के लिए। एसडी मुनी साहब, अब जिस तरीके का दबाव इस बार दिख रहा है और जो खबरें मिल रही हैं, आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त बेहतर रणनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है? बातचीत से पहले गेंद पाकिस्तान के पाले में, आप एक्ट कीजिए, फिर तय करेंगे। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हिंदुस्तान की सरकार ने डिप्लोमेटिकली बॉल जो है वो पाकिस्तान के पाले में फेंक दी है, और इस पे निर्भर करेगा कि पाकिस्तान क्या वाकई उस पे क्रिया करता है, क्या काम करता है। तो डिप्लोमेटिकली इंडिया की तरफ से ठीक मूव हुआ है, लेकिन क्या इसका नतीजा होगा उसके बारे में पाकिस्तान के पास 3 विकल्प हैं। एक तो वो कह दे कि जो आपने सबूत दिए हैं वो सारे गलत हैं और उससे कोई बात नहीं बनती है। दूसरा ये कि वो वाकई एक एक्शन ले इस ढंग का, जैसे पठानकोट पे जो टेररिज्म हुआ था उसको रिएक्ट करे वापस। और तीसरा ये है कि जो उन्होंने लखवी वगैरह लोगों के साथ बंबई के मसले को लेकर किया था कि कुछ करे भी और टालम टोल भी करे। और मुझे लगता है कि ये जो तीसरा विकल्प शायद पाकिस्तान करेगा, उसका असेसमेंट भारत को अच्छी तरह से करना चाहिए, क्योंकि वो लोग अभी इस मूड में नहीं लगते हैं कि सारे के सारे जो एसेट्स उन्होंने क्रिएट किए हैं, जो ये जिहादी लोगों को पाला पनपाया है, उनको एकदम से छोड़ देंगे और सबको अलग थलग करने की कोशिश करेंगे। मेरी इसमें शंका है, लेकिन देखते हैं इन 3 विकल्पों में से क्या पाकिस्तान करता है। जी, और जिस तरीके से इस बार जो तमाम जानकार हैं और जो पाकिस्तान से जानकारियां मिल रही हैं मीडिया के ज़रिए, खबर ऐसी मिल रही कि शरीफ साहब चाहते हैं कि इस बार कोई कार्रवाई हो जिसका इम्पैक्ट दिखे, यानी कि एक छवि जाए इंटरनेशनल लेवल पर कि वो अब एक्ट कर रहे हैं, लेकिन सेना उसमें सहयोग करने को फिलहाल तैयार नजर नहीं आ रही। ऐसी सूरत में क्या विकल्प हो सकते हैं नवाज शरीफ के साहब के? नहीं, नवाज शरीफ के पास ज़्यादा विकल्प नहीं है। देखिए, हमें इस बात पे पूरा साफ रहना चाहिए। बेनज़ीर के पास कोई विकल्प नहीं था, जरदारी साहब के पास कोई विकल्प नहीं था, और मैं समझता हूँ नवाज शरीफ के पास इस मसले के ऊपर विकल्प नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे नहीं हो। ये बात फौज तय करेगी कि किस हद तक उनको जाना है, किस हद तक भारत के साथ एंगेजमेंट को जारी रखना है। ये अंतिम फैसला राहिल शरीफ करेंगे, नवाज शरीफ नहीं करेंगे। फिर ऐसे में जो उम्मीद भारत की ओर से दिखती है या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, आपको लगता है कि एक बार फिर से वो बेकार जाएगा? नहीं, इसीलिए मैंने कहा ना कि तीसरा हो सकता है, तीसरा विकल्प करे। हो सकता है वो लोग ये पुलिस वालों को भेजे, इंटेलिजेंस के लोगों को भेजे, मसूद से बात करवाए, अजहर से बात करवाए, उसके जो भाई है जिनका नाम दिया गया है, जिन लोगों को हमने पहचान करवाई है, उनके ऊपर कुछ तहकीकात हो सकता है उनको 8-10 दिन के लिए कहीं हाउस अरेस्ट करके या जेल में रख दिया जाए। लेकिन मैं आपको लखवी का नाम बताया ना इसीलिए कि उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करके वाकई उनको सजा देने की जो बात है वो अभी बहुत दूर है। यानी कि दिखाया जाएगा कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक होगा कि टाइम टेकिंग प्रोसेस। अब एक आखिरी सवाल सर, कि ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और इस सरकार यानी कि भारत में जो बीजेपी सरकार है, जिस तरीके का स्टैंड रहा है और अब जिस तरीके का दबाव उनके ऊपर है, उनके सामने किस तरीके के फिर विकल्प आपकी नजर में हैं? नहीं, देखिए, खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि जो जैसा आपने एक्शन पठानकोट में टेररिस्ट के ऊपर लिया था वैसा ही एक्शन यहाँ लीजिए। अब उस एक्शन की जो परिभाषा होगी
उसमें 1-2 महीने तो आराम से पाकिस्तानी लगा देंगे। उनको अदालत ले जाएं, किस तरह के सबूत वहाँ पेश किए जाएं, क्या किस तरह का केस बना के रखा जाए। तो इन 2 महीनों में मैं यही कह रहा हूँ, भारत के साथ सामने अभी भी चुनौती है कि हमें तय करना पड़ेगा कि वाकई वो जो प्रक्रिया दिखा रहे हैं क्या उसमें उनकी गंभीरता है कि नहीं है। और अगर गंभीरता नहीं है तो 2 महीने में 3 महीने में आपको तो फैसला लेना पड़ेगा कि आप बातचीत करेंगे कि नहीं करेंगे। इसलिए बातचीत शुरू होगी, उसका मुद्दा क्या होगा, कैसे होगा, ये इस पे निर्भर करेगा कि पाकिस्तान कितनी गंभीरता दिखाता है इस केस को आगे बढ़ाने में और जो कल्प्रिट्स हैं उनको वाकई अंडर लॉ लाने में। एसडी मुनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को उनके पैतृक गांव बिजबिहाड़ा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया और जम्मू कश्मीर के लिए उनके योगदान को अहम बताया। उनके निधन पर जम्मू कश्मीर में 7 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन की खबर आते ही जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। जम्मू कश्मीर में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने शोक संदेश में कहा कि उनके निधन से हमने उस उत्कृष्ट सार्वजनिक हस्ती को खो दिया है जो हमेशा समाज के निचले तबके के संपर्क में रहती थी। वहीं उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने अपने संदेश में कहा कि वो एक प्रख्यात राजनीतिज्ञ और एक लोकप्रिय नेता थे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जम्मू कश्मीर राज्य की प्रगति और कल्याण के लिए अमूल्य योगदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अपूर्णीय क्षति बताते हुए कहा कि इससे देश और जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक शून्य पैदा हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश ने एक महान नेता खो दिया है। पूरे स्टेट के लिए और पूरे देश को इससे बहुत नुकसान हुआ। वो हार्डकोर नेशनलिस्ट थे और हमेशा मुल्क के बारे में सोचते थे और जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में सोचते थे। It's a great shock not only to Jammu and Kashmir but to whole of the nation because Mufti Mohammad Sahib, a matured politician who was really a statesman and who had a vision about Jammu and Kashmir as well as for whole of India. जाने की क्षति तो है ही है, एक खला भी है। जम्मू कश्मीर की दृष्टि से मैं ये समझता हूं कि प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजनीति को भारत की मुख्य धारा राजनीति के साथ जोड़ने में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 79 साल के मुफ्ती मोहम्मद सईद का दिल्ली के एम्स में पिछले 14 दिनों से इलाज चल रहा था। 24 दिसंबर को गर्दन में दर्द और बुखार के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। बुधवार को हालात बिगड़ने और सांस लेने में तकलीफ के चलते डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा था, लेकिन गुरुवार सुबह उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद 2 बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे। एक नजर मुफ्ती मोहम्मद सईद के राजनीतिक सफर पर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में 12 जनवरी 1936 को जन्मे मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। 50 के दशक में उन्होंने डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस से राजनीति की शुरुआत की। 1962 में बिजबहरा से वो पहली बार विधायक चुने गए।
1967 में दोबारा जीते और पहली बार उप मंत्री बने। इसके बाद वो कांग्रेस में आ गए। वो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। 1986 में उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा। वो राज्यसभा सदस्य चुने गए और राजीव गांधी सरकार में पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। 1987 में सईद ने कांग्रेस छोड़ी और वीपी सिंह के साथ जनमोर्चा का गठन किया। 1989 में जनता दल के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीता और केंद्रीय गृह मंत्री बने। इसके बाद एक बार फिर वो कांग्रेस में लौट आए और 1992 में दूसरी बार राज्यसभा सदस्य चुने गए। 1998 में अनंतनाग से लोकसभा चुनाव भी जीता, मगर मुख्यमंत्री का सपना अभी पूरा नहीं हुआ था। 28 जुलाई 1999 को उन्होंने पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी का गठन किया और इसके 3 साल बाद 2 नवंबर 2002 को उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री की कमान संभाली। 2008 के विधानसभा चुनाव में पीडीपी को 21 सीटें मिली और मुफ्ती मोहम्मद सईद ने विपक्ष में बैठने का फैसला किया। 2014 के विधानसभा चुनाव में पीडीपी को 28 सीटें मिली तो उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार बनाने का जोखिम लिया और दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। उनके विरोधी और समर्थक कुछ भी कहें, लेकिन उन्होंने पूरी जिंदगी कश्मीर की अलग थलग पड़ी जनता को देश की मुख्य धारा से जोड़ने में लगा दिया। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद पीडीपी ने अब उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया है। ये लगभग तय हो गया है कि महबूबा मुफ्ती राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनेगी। पीडीपी ने राज्यपाल एस एन वोहरा को समर्थन का पद सौंपा है, जिस पर बीजेपी की भी सहमति मानी जा रही है। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बीमारी के दौरान ही महबूबा को मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा भी हुई थी। जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने की कोशिश के तहत सरकार ने एक बार फिर कांग्रेस से संपर्क साधा है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर बजट सत्र के दौरान इस विधेयक को पारित कराने में सहयोग मांगा। कांग्रेस की ओर से हालांकि अभी तक कोई भी वादा नहीं किया गया है। संसद के लगातार 2 सत्रों में जीएसटी बिल को पारित कराने में नाकाम रहने के बाद सरकार विपक्ष से लगातार बातचीत करने की कोशिश में है। इसी के तहत केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कांग्रेस अध्यक्ष से संपर्क साधा है। Congress have raised 3 issues. Those issues have been addressed by the finance minister, has been communicated to the Congress party. So I suggested to the Congress president that they should discuss it and then get back to the government at the earliest so that we can move forward in the larger interests of country. The Congress president told me that they will discuss it among themselves. कांग्रेस पहले भी जीएसटी बिल पर शर्तों के साथ सहमति जता चुकी है, लेकिन उसने सरकार की कोशिशों को महज दिखावा करार दिया है। We do not want to put any hurdles. We have made public what we consider to be reasonable issues that must be resolved before the GST is put in place. The 1% issue, the capping issue, and the dispute resolution issue. एनडीए सरकार अपने आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है और उसके लिए जीएसटी बिल काफी मायने रखता है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से इस बारे में संपर्क साधने की सरकार की ओर से ये दूसरी बार कोशिश हुई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में चर्चा के लिए 27 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चाय पर आमंत्रित किया था। कांग्रेस इस बिल में 3 अहम बदलावों की मांग कर रही है। प्रणब गोस्वामी के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। चीन के शेयर बाजारों की खराब हालत के चलते आज भी देश के शेयर बाजारों में तेज गिरावट रही। चीनी शेयर बाजार खुलते ही लगभग 7% गिरा, जिसके चलते इससे बाद दिन भर के लिए बंद करना पड़ा। सेंसेक्स में भी 554 अंकों की गिरावट के साथ ये 25,000 के नीचे बंद हुआ और रुपया भी अब प्रति डॉलर 67 रुपये तक पहुंच गया। चीन के शेयर बाजार खुलने के आधे घंटे के भीतर शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में इतनी तेज गिरावट आई कि कारोबार को दिन भर के लिए बंद करना पड़ा। ये हफ्ते में दूसरी बार हुआ है। चीन की मुद्रा युआन के अवमूल्यन के बाद लगातार दूसरे दिन ये गिरावट दर्ज की गई, जिसका भारतीय बाजारों पर भी लगातार असर देखा जा रहा है। जानकारों का मानना है कि इससे भारत के निर्यात पर और बुरा असर पड़ सकता है।
Chinese authorities are not able to handle the slowdown, which is more looking more profound in the Chinese economy, and they're letting yuan to devaluate so that exports may get a booster. This is what is markets are sensing, and simultaneously we are selling some kind of more selling coming in the commodities because the Chinese weakness shows that there would be a less demand for the commodities. सेंसेक्स कारोबार की शुरुआत में ही 400 अंक से अधिक टूटकर 25,000 अंक से नीचे आ गया था और कुछ ही समय बाद ये 500 से भी अधिक अंक टूट गया। बाजार निफ्टी भी 145 अंक टूटकर 7,596 के स्तर तक पहुंच गया। निफ्टी ने 3 हफ्तों का सबसे निचला स्तर छुआ है। So far as India is concerned, we are well cushioned. India is well cushioned. The resilience of our economy is inherent in our economy. India continues to be one of the fastest growing economies, a fact which has been reiterated yesterday by the World Bank. चीन के बाजारों में आई गिरावट के साथ वैश्विक कारण भी बाजार में गिरावट का कारण बने हैं। विश्व बैंक के वैश्विक विकास दर का अनुमान घटा देने से भी आर्थिक मंदी की चिंताएं गहरा गई हैं। इसके अलावा उत्तरी कोरिया की ओर से हाइड्रोजन बम परीक्षण से उपजे हालात और मध्य पूर्व में तनाव ने निवेशकों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। गजेंद्र चौहान ने FTII के अध्यक्ष पद का पदभार आज संभाल लिया। हालांकि छात्रों ने इसका जमकर विरोध किया। छात्रों ने तख्तियां लेकर चौहान के खिलाफ नारेबाजी की और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन छात्रों ने संस्थान का रास्ता बंद करना चाहा, इसीलिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। हमें हमारे ही इंस्टीट्यूट में अंदर जाने से रोका जा रहा है, और क्यों? गलत अपॉइंटमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। दिस इज नथिंग बट डिक्टेटरशिप। दिल्ली में नर्सरी में दाखिले में मैनेजमेंट कोटा खत्म करने को स्कूलों ने अदालत की अवमानना करार दिया है। सरकार ने मैनेजमेंट कोटा के अलावा 62 ऐसे पैमाने भी खत्म कर दिए हैं जिस पर स्कूलों ने दाखिले की प्रक्रिया शुरू की थी। ये मैनेजमेंट कोटा सबसे बड़ा स्कैंडल है एजुकेशन का। हमारे देश में शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा स्कैम पूरे देश के अंदर ये मैनेजमेंट कोटा है, जिसको आज दिल्ली सरकार खारिज कर रही है। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए केजरीवाल सरकार ने मैनेजमेंट कोटा पूरी तरह से खत्म और 62 आपत्तिजनक और मनमाने दाखिले के पैमाने रद्द कर दिए हैं। इस फैसले की अभिभावक संघ ने सराहना की है। जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया ये बहुत ठीक फैसला लिया है और ये सच्चाई के ऊपर आधारित है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी जो लीगल प्रॉब्लम्स हमको दिखती है ना इसकी इम्प्लीमेंटेशन में, वो जरूर देखने की ज़रूरत है। स्कूल मुझे डाउट है कि कोई इसको मानेगा इनकी बात को है? और अगर कोई स्कूल ने इनकी बात को माना तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपना एडमिशन क्राइटेरिया दोबारा से रिवाइज्ड बनाना पड़ेगा और डालना पड़ेगा। हालांकि सरकार के इस कदम पर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। एडमिशन प्रक्रिया के शुरू होने के बीच में ये आने से स्कूलों को भी, पेरेंट्स को भी इस बात को लेके तो एक असमंजस की स्थिति बन गई, और वाकई अगर कुछ चेंजेस करने होंगे तो उसकी वजह से इस पूरी प्रक्रिया में एक अड़चन भी आ सकती है। उसमें एक स्कूलों की ऑटोनॉमी को लेके, जिसको कि ज़्यादातर लोग मैनेजमेंट कोटा के नाम से जानते हैं, उसके बारे में कोर्ट में केस चल रहा है। सरकार की दलील है कि स्कूल पैमाने बनाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन अगर आपत्तिजनक लगेगा तो वो दखल देगी। केजरीवाल सरकार ने एजुकेशन सिस्टम और एडमिशन को और सरल बनाने के लिए एक ऐसा फैसला दिया जो प्राइवेट स्कूल्स को पसंद नहीं आ रहा। अब वो मामला अदालत में होने की दुहाई देकर अपने विरोध का झंडा बुलंद किए हुए हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि केजरीवाल ने जिस काम पर हाथ डाला हो वो विवाद से शुरू ना हुआ हो, लेकिन इस बार मामला अभिभावक और उनके बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छुड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी नियुक्त मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रदेश सरकार ने हाल ही में जावेद अहमद को डीजीपी नियुक्त किया था। सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। छोटा राजन की मकोका कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेशी हुई। छोटा राजन पर साल 2011 में हुई पत्रकार जेदे हत्या मामले में सुनवाई चल रही है। इस मामले में 19 जनवरी को आरोप तय किए जाएंगे। तेलंगाना पुलिस ने किडनी रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस मामले में नालगोंडा के 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा एक 22 वर्षीय छात्र भी इस गिरोह से जुड़ा हुआ था।
त्रिपुरा के बेलोनिया में एक बस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे के वक्त बस अगरतला से बेलोनिया जा रही थी, तभी बस का एक पहिया टूट जाने से बस तालाब में जा गिरी। गोवा में युवाओं को कानून व्यवस्था के प्रति जागरूक बनाने के लिए लिटिल पुलिस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने एक कार्यक्रम में इसका उद्घाटन किया। भारतीय निशानेबाज अपूर्वी चंदेला ने स्वीडिश कप में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीत लिया है। अपूर्वी महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 208.9 अंकों के साथ शीर्ष पर रही। उन्होंने पहला स्वर्ण पदक मंगलवार को 211.2 अंकों के विश्व रिकॉर्ड के साथ जीता था। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज हाशिम आमला ने टेस्ट टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। अब उनकी जगह एबी डिविलियर्स टेस्ट टीम की कप्तानी संभालेंगे। आमला ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के बाद अपने इस्तीफे का ऐलान किया। अमेरिकी सरकार ने कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो शहर में हुई सिख व्यक्ति की हत्या के मामले में जानकारी देने वाले को $10,000 का इनाम देने की घोषणा की है। 1 जनवरी को 68 साल के गुरुचरण सिंह गिल की दुकान में ही चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। पिछले साल पेरिस की व्यंग्य पत्रिका शार्ली एब्दो पर हुए हमले में मारे गए लोगों की याद में रैली का आयोजन किया गया। एक विवादित कार्टून छापने पर 7 जनवरी 2015 को ये हमला हुआ था, जिसमें 10 पत्रकारों समेत 12 लोगों की मौत हो गई थी। पश्चिमी कोलंबिया में व्हाइट ब्लैक कार्निवल फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। इसका आयोजन नस्ल भेद को खत्म करने के मकसद से किया गया है। ये दक्षिणी अमेरिकी और अफ्रीकी परंपराओं को जोड़ने का प्रतीक भी है।